नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं बच्चों भाग बी वित्तीय लेखांकन पार्ट 2, जिसमें हमारा यूनिट 3 में आता है। चैप्टर नंबर 14 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण, जिसको हम सामान्य भाषा में अंतिम लेखे भी कहते हैं, जो वर्ष के अंत में तैयार किए जाते हैं ट्रायल बैलेंस बनने के पश्चात, जिसमें हमारे मुख्यतः 3 अकाउंट्स बनाए जाते हैं। एक ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार लेखा, दूसरा लाभ हानि लेखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा अकाउंट हमारा बनता है बैलेंस शीट स्थिति विवरण। तो बच्चों पहले हम सेपरेट देखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट किस प्रकार से बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस प्रकार से बनता है, फिर बैलेंस शीट कैसे बनती है, और तीनों मिला के किस प्रकार से प्रश्न तैयार किए जाते हैं, जिसका हम देखेंगे आज क्रियात्मक प्रश्न क्रमांक 1 देखेंगे। क्रियात्मक प्रश्न क्रमांक 1 हमारा प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, जिसमें हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है। बच्चों अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की सूचना तत्काल मिल सके। चलिए बच्चों देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 1, व्यापार खाता किस प्रकार से तैयार होगा और हमको किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा इसका फॉर्मेट होता है ट्रेडिंग अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट्स होगा हमारा, और इसमें डेट का कॉलम मुख्यतः नहीं बनाते हैं क्योंकि ये साल के आखिरी में बनाया जाता है, फॉर द ईयर एंडिंग बनाया जाता है, वर्ष के अंत में, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2000। तो जो भी ईयर दिया रहेगा उस ईयर का हमको बनाते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका क्या कह रहा है। तो बोल रहा है निम्नलिखित से, तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहले आइटम आता है आपका ओपनिंग स्टॉक, 12,000 रुपये। इस साल आपने टोटल कितने का माल खरीदे हैं, अर्थात परचेज, चाहे कैश परचेज हो चाहे क्रेडिट परचेज, टोटल परचेज लिखा जाता है, जिसमें से आपको परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे। परचेज रिटर्न आपका है 4,000 रुपये, जिससे आपको नेट परचेज को बाहर कॉलम में लिखा जाता है। तो नेट परचेज लिखेंगे बाहर कॉलम में, 4,000 को माइनस करने के बाद 66,000 रुपीज़। और उसके बाद क्रेडिट साइड में पहला मेन आइटम आता है आपका सेल्स आता है। अगर कैश सेल्स क्रेडिट सेल होगा तो आप टोटल सेल लिख दीजिए, और उसमें से भी आपको क्या माइनस कर देना है, उसमें से भी आपको सेल्स रिटर्न को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो सेल्स रिटर्न कितना दिया है, 2,000 रुपये। तो इस तरह से आपका 1,18,000 रुपये क्या आएगा, नेट सेल आएगा। तो एक्चुअल में ट्रेडिंग अकाउंट में नेट परचेस और नेट सेल को लिखा जाता है। तो नेट परचेस कैसे निकलता है, पहले टोटल परचेस होता है कैश परचेस प्लस क्रेडिट परचेस माइनस, तो आपका आता है टोटल परचेस, उसमें से परचेज रिटर्न माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा नेट परचेस। ठीक उसी प्रकार सेल में भी अगर आपको कैश सेल्स और क्रेडिट सेल दिया है तो दोनों को जोड़ोगे तो टोटल सेल आएगा, और उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे तो नेट सेल आएगा। और दूसरा महत्वपूर्ण आइटम हमारा यहाँ लिखा जाता है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है 8,000 रुपये। ये 4 कॉमन आइटम है, आपको हर प्रश्न में 4 आइटम कंपलसरी आपको लिखने हैं। उसके पश्चात डेबिट साइड में जो हमारे आइटम आते हैं वो आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है किसी माल को खरीदने, लाने और विक्रय योग्य बनाने में जो भी खर्च कंपनी के द्वारा, संस्था के द्वारा, व्यापारी के द्वारा किए जाते हैं, उन खर्चों को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो उनमें से हमारा आएगा सबसे पहला खर्च आ जा रहा है कैरीज इनवर्ड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्रय पर भाड़ा या लागया ढुलाई कैरीज।
उसके पश्चात आ जाएगा वर्कर के द्वारा उसको विक्रय योग्य बनाने के लिए जो भी मजदूरों के द्वारा कार्य किया जाता है, अर्थात मजदूरी, वेजेस। अगर हम बाहर किसी स्टेट से माल मंगाते हैं तो बाहर से जब माल आता है तो वहाँ से हमको स्टेट में जैसे ही एंट्री करता है तो वहाँ पे हमको ऑक्ट्राय ड्यूटी देनी पड़ती है, चुंगी कर देनी पड़ती है। तो ऑक्ट्राय लगेगा, ऑक्ट्राय ड्यूटी आपको 300 रुपीज़ दिया हुआ है। उसके बाद आपको लगेगा आपको कोल एंड वाटर। अगर कई बार हमको प्रोडक्ट को कार्य योग्य विक्रय योग्य बनाने के लिए हमको फ्यूल एंड पावर, कोल एंड पावर की ज़रूरत पड़ती है तो कोल एंड पावर या फ्यूल एंड पावर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इस तरह से माल को खरीदने, लाने और विक्रय योग्य बनाने में जो भी संस्था के द्वारा खर्च किए जाते हैं उन खर्चों को डेबिट साइड में लिखा जाता है। अब इसके बाद हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल दो ही आइटम आया हुआ है, 1,18,000 और 8,000। तो टोटल आएगा 1,26,000 रुपये। कितना आएगा? 1,26,000 रुपये, जिसमें से आपको अलग से वर्किंग नोट में आप टोटल कर लीजिए 12,000, 66,000, 700, 2,500, 300 और 50। इन सबको टोटल करके 1,26,000 में से आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो इसको माइनस करने के बाद जो डिफरेंस अमाउंट आएगी वो आपको डेबिट साइड में लिखेंगे, वो कहलाएगी ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहलाएगी? आपकी ग्रॉस प्रॉफिट। तो इस तरह से आपका क्या निकलेगा? ट्रेडिंग अकाउंट हमारा क्या बताता है? ग्रॉस प्रॉफिट बताता है कि सकल लाभ कितना हुआ है। तो बच्चों क्या समझ में आया आपको कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखा जाता है? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर नेट परचेज, क्रेडिट में क्लोजिंग अपना नेट सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है। इसके साथ ही डेबिट साइड में प्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, माल को खरीदने, लाने और विक्रय योग्य बनाने में जो भी संस्था के द्वारा, व्यापारी के द्वारा, कंपनी के द्वारा खर्च किए जाते हैं उन खर्चों को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। उनको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है। उसके पश्चात क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल करके माइनस किया जाता है। माइनस करने से जो डिफरेंस अमाउंट आएगी तो डेबिट साइड में कम आएगी तो ग्रॉस प्रॉफिट, और क्रेडिट साइड में कम आएगी तो ग्रॉस लॉस कहलाता है। तो चलिए बच्चों, अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर राय अपनी अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।